जय हिंद फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र राजन जी की। शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे ही सभी जगह शुरू कर इस मोटिवेशन कोट सारे कहानी के साथ। तो आज एक सुपर नेचुरल पावर की कहानी सुनाऊंगी। ठीक है, एक बार किसी मंदिर में ठीक है, तो एक बार किसी मंदिर में कथा प्रवचन हो रहा होता है। पंडित जी कथा प्रवचन कर रहे होते हैं और हनुमान के लिए आसन लगाते हैं, हनुमान जी के लिए आसन लगाते हैं और प्रार्थना वगैरह करते हैं कि आइए विराजिए, है ना, XYZ। और उन्हीं में से, उन श्रद्धालुओं में से कोई उठ खड़ा होता है, कहता है कि आप ये कैसे प्रोक्लेम कर सकते हैं कि यहाँ हनुमान जी बैठे, है ना, कैसे कह सकते हैं। बिठाया ठीक है, लेकिन उस वक्त तो उन्होंने कहा बिठाया तब तक ठीक है। फिर जब कथा समाप्त हुई तो उन्होंने कहा कि अब आप बताइए, ऐसा करके उन्होंने कहा पंडित जी ने। तो उनमें से एक वकील खड़ा हुआ, ये रियल बात है, रियल घटना है मुंबई की, मैंने भी कहीं सुना है, तो आपको बता दूं। तो इस तरीके से कहा उन्होंने कि तो उनमें से एक वकील खड़ा होता है और कहता है कि किस लिहाज से आप कह रहे हैं कि कैसे कह रहे हैं आप, किस विश्वास पे कह रहे हैं कि हाँ ये हनुमान बैठे ही हैं, हनुमान जी बैठे ही हैं, आप उनको कह रहे हैं कि चले जाइए। ठीक है, अब कथा प्रवचन समाप्त हो गया, कथा प्रवचन समाप्त हो गया। तो देखो पंडित जी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, भरी सभा थी, है ना, कोई जवाब ही नहीं था, क्या जवाब देंगे। लेकिन उनको यकीन था, मतलब उनको ये नहीं लगता था कि यहाँ कोई नहीं है। हम जब खाना खाते हुए प्रार्थना करते क्या आइए भगवान भोजन ग्रहण करिए, तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि भगवान खाइए थोड़ी ना क्या। तो फिर अगर आपके दिमाग में ये है तो क्या कर रहे हैं आप, नाटक कर रहे हैं। नाटक नहीं होता है ना। जब किसी को बहुत गहराई से लगता है कि ईश्वर है, उसके साथ एग्जिस्ट है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है आपकी हमारी तरह, आप जैसे आप उनके पास है ठीक वैसा, तो किसी को पागलपन भी लग सकता है। लेकिन किसी को इतना यकीन है जैसे मैं आपके पास हूँ, वैसे ही ईश्वर भी उसके पास है। किसी को इतना यकीन है तो फिर उसको नहीं लगती है पागलपंती की बातें कि उनको बिठाएं, उनको नहलाएं, उनको खिलाएं। तो उसको हंसी नहीं आई क्योंकि बाकी सब हंस रहे थे, सबको पता है कि कोई नहीं आया, कोई नहीं बैठा है। लेकिन पंडित को हंसी नहीं आई, उसको मालूम है कि हे भगवान यहाँ है तो है बस। अब उसको ये पता नहीं चल रहा था कि मैं प्रूफ कैसे करूंगा, मुझे मालूम है कि है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं कल तुम्हें बताऊं कि यहाँ हनुमान जी बैठे हैं। अब वो सब चले गए, सभा बिखर गई, वो घर आ गया। अब वो सोच रहा है कि मैं क्या बताऊंगा कल, कैसे बताऊंगा कि आप यहाँ हैं, मुझे तो मालूम है कि आप हैं। वो खुद से बातें कर रहा, लेकिन मैं उसको कैसे समझाऊंगी आप यहाँ हैं। देखो वो तो निगाह चाहिए देखने के लिए, है ना। अब उनको तो दिख रहे थे लेकिन उसको नहीं, या दिख रहे होंगे या फिर महसूस हो रहे होंगे, कुछ भी। मैं तो ये भी नहीं कह सकती दिख रहे होंगे, क्योंकि मेरे कहने में वो दम ही नहीं होगा, वो ताकत ही नहीं होगी। मैं किस लिहाज से कहूँ, क्योंकि मुझे नहीं दिखे, दिखते भी होंगे, ठीक है। हम इसको साइकोलॉजी का नाम दे देते, पता है। बदहोश मूवी अगर आपने देखी हो तो उसमें वो एक लड़के को ज्यूम कर लेती है। हम इतने चालाक हैं कि हम किसी को मानेंगे तो भी अपने तरीके से। ईश्वर को मानना भी है तो हम अपने तरीके ईजाद कर लेते हैं कि हमारे दिमाग में एक भ्रम हो जाता है, हमको बस यकीन हो जाता है, कुछ चीज इस तरीके से व्याख्या दे देते हैं। पर ये नहीं कह सकते कि हाँ कोई है। क्या बता रही थी आपको। हाँ, अगले दिन उसको बताना था, ठीक है। तो अगले दिन सब इकट्ठा हुए, है ना, ठीक उसी मंदिर में सब इकट्ठा हुए। अब बारी है सामने वाले को यकीन दिलाने की कि उसके ईश्वर ही वहां। तो क्या किया उसने,
पता नहीं क्या करता है, वो उस आसन को हटाने जाता है जहां बैठे होते ना। शायद उस पंडित ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो इस आसन को हटा दो तुम, अगर वो यहाँ नहीं है तो। हाँ शायद ऐसा कुछ। तो वो उठ के उस आसन को हटाने गए, तो आसन हिला ही नहीं, मतलब वो आसन नहीं हटा। अब क्यों नहीं हटा, क्या सच में वहां कोई बैठा था? तो मुझे तो ये लगता है कि देखो, हम में ही यूनिवर्स है, पिंड में। एक वेदों में कोई कोटेशन है कि हम एक जो इंसान है वो ब्रह्मांड का सबसे छोटा पिंड है, तो हमें ही ब्रह्मांड है, हमें सब कुछ है। तो शायद उस पंडित की यकीन ने, पंडित जी के उस यकीन ने उतना उतना वजन, उतना दाब उस जगह पर क्रिएट कर दिया था, क्योंकि उसका यकीन था कि कोई है, तो कोई है। ये उनका ये अटूट विश्वास वहां पर इतने बल को पैदा कर सका कि वो हिला ना पाए, है ना। जब हम सोचते हैं कि हम किसी जगह को इमेजिन करते माइंड में, वहां हो, स्कूल में हो, तो अपन स्कूल में चले नहीं जाते, मतलब आसपास का हमको पता ही नहीं चलता है। होता है ना ऐसा कि आप स्कूल में चले गए, फिजिकली नहीं चले गए, मेंटली चले गए, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी को लिया है भी, सही हो सकता है ना। और अगर उसमें बहुत ज्यादा ताकत हो, तो जैसे आपके शरीर के बारीक बारीक पार्टिकल बन के आप इमेजिनेशन, कल्पना में आपके स्कूल में चले गए, तो ऐसे ही बारीक बारीक पार्टिकल आप किसी को इमेजिन करके ला भी तो सकते हैं। और अगर वो उस इमेजिनेशन में बहुत 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 उसका इंटेंस लेवल है, बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा ताकत है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि वो इमेजिनेशन उस हल्की सी इमेजिनेशन में भारीपन भी आ जाए, मतलब उस हल्की सी इमेजिनेशन में वास्तविकता का थोड़ा सा पुट आ जाए और वो जगह आपको हेवी लगने लगी, मतलब इस तरह कि वो दूसरों पर भी इम्पैक्ट डालने लगी, दूसरों को भी लगने लगे कि शायद कोई है, तभी ये नहीं हट रहा है। तो मैं ये मैसेज करना चाह रही थी, लंबा हो गया ना थोड़ा। मैं ये मैसेज करना चाह रही थी आपको कि मेडिकल पावर होती है, आप उसको मेडिकल पावर कहें या कुछ भी कहें अपन, लेकिन होती है हमें पावर, ये तो है, ठीक है। ये वास्तविक घटना है। शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे अपन? आज हम फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ रहे थे। फ्लैगशिप योजना में आज हम बंजर भूमि योजना, पेंशन योजना, बायोस्फीयर नीति, बायोस्फीयर नीति और प्रधानमंत्री आवास योजना और RT 2009 और बाल समझौता और एक ही अपने भारत भू सुधार आंदोलन, सूचना का अधिकार अधिनियम और महिला आयोग की स्थापना और राजीव गांधी कौशल करके ये कुछ योजनाएं पढ़ेंगे अपन। ऐसा करते हुए योजना को सभी को मैं मेंशन कर देती हूँ, ठीक कि कौन कौन सी योजना अपन पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे प्रधानमंत्री दूसरी योजना से लिखते हैं, बायोस्फीयर नीति, बायोस्फीयर नीति, फिर बंजर भूमि, फिर पेंशन योजना, फिर है ये हो गया। उसके बाद है भू आंदोलन, भू सुधार आंदोलन, फिर है सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, सातवां है महिला आयोग, राजीव गांधी,
फिर है बाल निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क वो अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। दूसरे में है बाल समझौता, ये बहुत अहम है। इसके अलावा कुछ थोड़ी कम इम्पोर्टेंट भी, जैसे है घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा है ना, हिंसा सिंहा लिख दे ना, हिंसा, घरेलू हिंसा। फिर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, राजस्थान संपर्क पोर्टल, फिर स्वयं सहायता समूह, एक बार लिख दो, फिर अपन थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे ना। स्वयं सहायता समूह, फिर कुछ अन्य भी है, महिलाओं से जुड़े अन्य है ना, महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाएं, अन्य महत्वपूर्ण योजना, बीच में याद आएगी तो मैंने लिख दिया है ना। फिर बस एक है साइबर योजना है, मतलब जिनिंग स्क्रीनिंग ऐसे करके दो शब्द आएंगे। बस अब सब कुछ हो गया, अब कुछ खास योजनाएं नहीं बची। और एक यहाँ है विवाह निषेध अधिनियम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक और क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये सारी योजना पढ़ेंगे, मेन चीजों को पढ़ेंगे। पहला तो नाम है अपना पेंशन बंजर प्रधानमंत्री योजना करके कुछ आवास है या कुछ और, प्रधानमंत्री आवास योजना है। थोड़ा समय सो रहा है बच्चों, ये सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बायोस्फीयर नीति आती है अपने प्रधानमंत्री आवास योजना में। क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये आती है प्रधानमंत्री आवास योजना अपने 1996 में। और इस पर दो पॉइंट ध्यान रखेंगे 1996 में, और दो और पॉइंट ध्यान रखेंगे कि इसका नाम बदला गया, इंदिरा गांधी था पहले, फिर प्रधानमंत्री कर दिया गया। और इसके साथ और एक और कोई योजना है, नाम नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन उसमें 60 और 40 का अनुपात है, और 11 में शुरू हुई वो और 13 में उसका क्रियान्वयन हुआ। दो पॉइंट इसमें, एक तो समय काल और एक इसका नाम बदला गया। और एक और कोई योजना है, नाम थोड़ा सा भूल रही हूँ, एक और कोई योजना थी, इसी के साथ में बता रखा था। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट और दो योजना, ये बातें ध्यान रखेंगे। और कब चालू हुई वो, कब चालू होती है, और इसके अलावा दो अन्य पॉइंटों को ध्यान रखेंगे, अन्य बिंदुओं को ध्यान रखेंगे। फिर बायोस्फीयर नीति ये आती है अपने 7 में, ये आती है अपने 2007। ये 6 में और ये 7 में है ना, 7 मतलब 2007। एक 2018 में भी है। ठीक है, फिर है बंजर भूमि बोर्ड की स्थापना होती है, ये भी 6 में ही है, 6 यानी कि 2016 बोर्ड की स्थापना होती है। बस इतना ही ध्यान, जितना है उतना बता रहे। ठीक है, उसके बाद पेंशन योजना है, पेंशन योजना में ये आती है अपने 9 में, तो 7-9 में। पेंशन योजना नहीं, पेंशन आयोग की स्थापना होती है जयपुर में 7-9 में। इसकी और भी ब्रांचेस हैं अलग अलग जगह पे,
और जो 93, 94, 95 ये ध्यान नहीं रखना है, बस साइड में बताया ना कुछ थोड़ा सा अलग से। 93, 94, 95 इनमें स्थापित हुई कहाँ कहाँ है तो क्रमशः है ना, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में, कोटा में, लास्ट में अपने ये अपने अजमेर में और भरतपुर में। तो मैंने क्या क्या बताया, यहाँ तो बता दिया पेंशन। तो देखो यहाँ ध्यान रखोगे 6, 7, 6, 9, मतलब यहाँ गिनती ध्यान रखोगे, यहाँ पहाड़ी ध्यान रखोगे, गिनती और पहाड़ी। प्रधानमंत्री 6 मतलब कि 1996, और 7 मतलब कि 2007, और फिर 6 और 9 मतलब कि 6 मतलब कि अपने 16, 9 मतलब कि अपने 79, 1979। ये सबका समय काल बताते है ना। इसके अलावा फिर 2 और पॉइंट है, इसका नाम कब बदला, और एक और योजना थी इसी के साथ बता रखी थी जो मुझे खास पता नहीं। और उसके बाद बायोस्फीयर नीति में एडिशनल पॉइंट कुछ नहीं है, बंजर भूमि में एडिशनल पॉइंट कुछ नहीं है, पेंशन योजना में भी एडिशनल पॉइंट है कि 93, 94, 95 इसमें इसकी कुछ ब्रांचेस खुली थी, इसकी पेंशन योजना विभाग की ब्रांचेस खुली थी 93, 94, 95 में, सब में दो जिलों में खुली। ज्यादा जरूरत नहीं, इस वजह से डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद अब यहाँ देख लेते हैं कब लागू हुई भू सुधार आंदोलन। अब तो थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। देखो भू सुधार आंदोलन अपना आता है 1991 में, है ना, और सूचना सुरक्षा का अधिकार आता है 1951 में। सुरक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 में आया। भारत में 2005 में, भारत की बात नहीं करें अपन, राजस्थान की करें तो राजस्थान में आता है अपने 2000 में, ये 1951 में, ये 2000 में। और महिला की स्थापना होती है अपने 18 मई 1999 में। और राजीव गांधी की समयकाल तो गिवन नहीं है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया तो 1 अप्रैल 2011 को पूरे देश में लागू हो गया, ठीक है। और बाल समझौता कब हुआ तो ये 9 से ध्यान रखेंगे, 1989 और 20 नवंबर 1989 में, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या बात है इसमें, तो ये तो अच्छा खासा है कि ये आया था अपने 51 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली गांव में विनोबा भावे ने चालू करा था, है ना। इसके अलावा इसमें 2 पॉइंट और है। 2 पॉइंट क्या क्या है कि एक तो है अपना 55-56 ध्यान रखोगे, एक ध्यान रखोगे नाग 3 मतलब नाग देवता है, फिर 3 है, फिर 6 है, छठी के दिन दूध पिलाते, ऐसा करके ध्यान रखो ना, 3, 6 और 55-56, 3, 6 नाग देवता और 55-56, ऐसा करके 2 पॉइंट ध्यान रखो। 3, 6 नाग देवता और 55-56। देखो 3, 6 नाग देवता मतलब कि नागौर है, 3 से 3% भूमि दान करने की रिक्वेस्ट करी थी विनोबा भावे ने। जो भी अमीर है वो अपनी 3% भूमि दान करे, जमींदारी प्रथा चलती थी पहले, ये ध्यान रखो कि 3% भूमि दान करे, और छठा हिस्सा दान करे। और ऐसे दान करते करते जितना भी उनको मिला ना, उसका हमने तीसरा भाग, उस हिस्से का तीसरा भाग हमने वंचितों के लिए समर्पित करा, वंचितों को समर्पित करा, मतलब वंचितों को बांटा, ठीक। और 55-56 से क्या ध्यान रखोगे, 55 में राजस्व अधिनियम आया, काश्तकारी अधिनियम आया, और 56 में राजस्व अधिनियम आया। एक पॉइंट एक और है, पर उसको ऐसे दिमाग में रखोगे कि 71 में राजस्थान सरकार ने भी ऐसा कोई अधिनियम लाया था। इन्होंने 51 में शुरू करा था, 20 सालों के बाद राजस्थान सरकार ने भी ऐसा ही कोई अधिनियम लेकर आए थे इसी क्षेत्र में, भू सुधार के क्षेत्र में, भूमि आंदोलन के क्षेत्र में, भू सुधार के क्षेत्र में, ठीक है। तो कब चालू हुआ ये देख लिया। उसके बाद 2 पॉइंट इसके अलावा ध्यान रखेंगे, 2 पॉइंट इसके अलावा ध्यान, कौन से, वो नागपंचमी वाला और ये अपने 55 यहाँ भू सूचना का अधिकार, तो समय का तो बता ही दिया कि 2000। इसके अलावा क्या देना, इसके अलावा है कि ये राजसमंद के भीमदेव डूंगरी में चालू होता है। एक ही पॉइंट है, क्या है, राजस्थान के भीमदेव डूंगरी में चालू हुआ सबसे लागू हुआ सबसे। महिला आयोग ये अपने 15 मई 1990 में, ये देख ही लिया समय का। इसके अलावा 2 बातें हो रही कि मतलब इसके अलावा एक पॉइंट हो रहा है कि इसमें एक अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं, 3 साल का कार्यकाल होता है। उसके बाद राजीव गांधी में तो समय काल था ही नहीं, तो एडिशनल बात है कि 11 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना, मतलब उनको कौशल दे, जो विद्यालय नहीं जाती है उनमें कौशल का विकास करना और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने, इसका मकसद है राजीव गांधी योजना में। फिर निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम समय आया कब, 1 अप्रैल 2011, ये तो हमने देख लिया। इसके अलावा कोई अतिरिक्त बातें तो उनको कवर करेंगे। तो इसमें अतिरिक्त बातें हैं कि सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में, नहीं प्राइवेट स्कूल में आप 25% सीटें अमुक व्यक्तियों के लिए फ्री रखेंगे, ठीक है, अमुक बच्चों के लिए। कौन अमुक बच्चे, तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे की डिग्री बता रखी कौन कौन आता है इनमें, इसी अधिनियम में, ठीक है। और बस इतना ही है इसमें। फिर अपने एक ही पॉइंट है ना, ज्यादा नहीं। बात समझौता कब आया तो बताइए मैंने, 20 नवंबर 1989। इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा इसमें है ना कुछ बातें और है, जैसे कि ये जो है ना
1992 में राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार ने इस पर सिग्नेचर करे थे। ये बच्चों को संरक्षण देने की बात करता है, बच्चों के अधिकारों को संरक्षण देने की बात करता है। और ये किन किन अधिकारों को संरक्षण दे, ये बच्चों को किस किस तरीके से प्रोटेक्शन दे, ये इनके 4 सिद्धांतों पर डिपेंड करता है। जीने का 4 अधिकारों, मतलब 4 पॉइंट ध्यान रखो। जीने का है, सुरक्षा है, विकास है और सहभागिता है। जिएंगे तो विकास भी होगा ही सही, है ना। और सुरक्षा और सहभागिता से ध्यान रखो। मतलब ये 4 इसकी थीम है, ऐसा करके समझो। कब आया तो देख ही लिया। इसके अलावा 2 और पॉइंट है, क्या क्या कि 1992 में भारत सरकार ने हस्ताक्षर करे थे इस पर। और ये 4 इसके पिलर है बाल अधिकार संरक्षण समझौते के पिलर। ये यूएसए का है ना, यूएसए का समझौता, यूएसए ने कहा था संयुक्त राष्ट्र में। इसके पिलर है, मतलब कि इन पिलर है, ऐसे ही समझो बस, पिलर है। यूं है कि इसका मकसद ये है कि आपको बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करना है, बच्चों को प्रोटेक्शन देनी है, ये सब। घरेलू हिंसा समय काल तो यही सही, अभी यहाँ पढ़ना बाकी ना, इनमें ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ टाइम पीरियड देखो फिर खत्म करते हैं। देखो घरेलू हिंसा जो है वो 2005 में आया। और इसके अलावा एक और बात ध्यान रखोगे, सब में देखने तक आपको बात। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1098। और राजस्थान संपर्क कब आया अपने, तो 2019 में। और ये क्या है अपने सहायक, ये क्या है अपने क्या है ये सहायता। अन्य योजनाएं कौन कौन सी, तो दत्तक है जो 56 में, और दत्तक पुत्र वाली। एक विवाह वाली है, बाल विवाह, जो अपने दहेज प्रथा है जो 1961 में आया, 3 पॉइंट इसमें। और एक है अपने बाल विवाह जो अपने 25 में आया, 86 में संशोधित हुआ, 2006 में संशोधित हुआ, 3 योजनाएं हुई। साइबर में कुछ भी नहीं, समय का नहीं लिखेंगे। विवाह निषेध अधिनियम 90 में आया, 2019 में। और एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015। अब अतिरिक्त बातें देखते हैं। घरेलू हिंसा में आया तो देख लिया, 2005 में आया। फिर इसमें है कि हिंसा को परिभाषित किया गया है, और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, उनको अधिकृत किया गया सरकारी हॉस्पिटल को। और यूं भी बताया गया कि इसके लिए कौन कौन से अधिकारी अधिकृत होंगे, बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन कौन कौन से अधिकारी अधिकृत होंगे इसके लिए। तो अधिकारी होंगे अपने बाल विकास विभाग, मतलब बाल विकास के लिए जो भी विभाग है ना, उसके अधिकारी इसके लिए अधिकृत होंगे, ऐसा बता रहा था। तो एक ही पॉइंट है, ज्यादा कुछ नहीं, कि सरकारी हॉस्पिटल और अधिकारी, ठीक है। चाहे हेल्पलाइन नंबर में कुछ भी नहीं। राज्य संपर्क में समय काल तो देख ही लिया, हेल्पलाइन नंबर देख लिया 1098, और राज्य संपर्क में देख लिया ना 2090। अतिरिक्त बात क्या है कि आप कोई भी शिकायत ऑनलाइन कर सकते किसी भी विभाग की। और ऐसे संपर्क के संस्थान जिला समिति पर बने हुए हैं और जिला स्तर पर बने हुए, पंचायत समिति पे नहीं, ठीक है। ऑनलाइन करते हैं आप शिकायत, और शिकायत किसी भी पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। ये अतिरिक्त बातें सारी अभी सारी नहीं हुई, और समिति पर और जिला स्तर पर मौजूद है ये राजसमंद पोर्टल, लेकिन पंचायत स्तर पर नहीं, ठीक है। तो राजसमंद पोर्टल कब आया, 2019 में। इसके अलावा जो भी बातें मैंने बताई वो अतिरिक्त बातों में ध्यान रखिए। फिर अपने ये क्या है, क्या लिखा मैंने, सहाय स्वयं सहायता समूह। इसमें 10 से 15 महिलाएं, 5 से छोटा सा ग्रुप बनेगा महिलाओं को, वो कुछ काम करेगी, पैसे कमाएंगी, मतलब कुछ बनाएगी, उसको सरकार खरीदेगी और महिलाओं को सपोर्ट करेगी, महिलाओं को ऐसे मतलब पैसे प्रोवाइड करवाएगी, इस तरीके से। अन्य निर्णय देख लीजिए। साइबर क्राइम में कुछ नहीं, स्पूनिंग और जिनिंग कहना। स्पूनिंग में आपको कॉल करके कहा जाता है कि मैं फलाना नंबर बोल रहा हूँ, मुझे आपका नंबर बता दो। फिशिंग में कहा जाता है कि हम फलाना नंबर संस्थान से बोल रहे हैं, संस्थान है, हमें नाम बता दो। तो फिशिंग में क्या होता है, संस्थान का नाम दिया जाता है। स्पिनिंग में किसी स्पेशल कोई स्पेशल व्यक्ति आपसे सूचना मांगता है, ठीक है। इसमें स्पिनिंग से स्पेशल व्यक्ति मांगता है। संस्थान फिशिंग में है संस्थान। विवाह निषेध अधिनियम बताया था 2019 में, इसमें क्या है ये बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में आता है। दूसरी बात है और क्या है कि इसका मकसद क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, कि महिलाओं की संख्या को बढ़ाना, बच्चों की संख्या को बढ़ाना, स्कूल में बच्चों के लिए पृथक शौचालय स्थापना करना, कन्या हत्या को रोकना, और घट नामांकन को बढ़ाना, वही सारी बातें। तो ये था पूरा सेशन, देख लेना, सब कुछ देख लेना। प्रधानमंत्री आवास योजना भी, हाँ सब कुछ देख लेना। अब जैसा कि अपन 21 MCQ क्वेश्चन करते हैं, तो 21 MCQ क्वेश्चन करेंगे, फिर सेशन को खत्म करते हैं। 21 क्वेश्चन करने ना हमको।
30 क्वेश्चन करने हैं तो, ठीक है। तो देखो, वर्ष 1952 में राजस्थान में प्रथम बार राजकीय बस सेवा का प्रारंभ किस जिले से हुआ था? राजकीय बस सेवा कौन से जिले से चली थी? टोंक जिले से। कब चली थी? 52 में, टोंक जिले से। राजस्थान में सड़कों का विकास किसकी सहायता से किया गया? तो एशियाई विकास बैंक की मदद से। सड़कें बनाई गई राजस्थान में, तो किसने मदद करी? पूरे एशियाई विकास बैंक। राज्य में निजी निवेशकर्ताओं को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से राजस्थान सड़क विकास अधिनियम कब पारित किया गया? राजस्थान में निजी निवेशकर्ताओं को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से राजस्थान सड़क विकास अधिनियम कब पारित किया गया? 2002 में। राजस्थान सड़क विकास अधिनियम तो भाई राजस्थान सड़क विकास अधिनियम कब है? 2002 में। और एक परिवहन की स्थापना हुई 1964 में। राजस्थान परिवहन करके पूछे, जिसकी स्थापना 1964 में। तो राजस्थान सड़कों का अधिनियम कब आया? 2002 में। जब मेरा जन्म हुआ तब सड़क अधिनियम है, ध्यान रखेंगे। अब ये राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई के जिले में सबसे ज्यादा लंबी मतलब सबसे ज्यादा सड़कें कौन से जिले में? बाड़मेर में। तो राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में? बाड़मेर में बहुत ज्यादा सड़कें क्यों है पता नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा सड़कें बाड़मेर में। राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऐसा राजमार्ग जो सबसे राजस्थान से गुजरने वाला है, ठीक है। ऐसा राजमार्ग जिसकी लंबाई राजस्थान में सबसे ज्यादा है, 52 राजस्थान में सबसे लंबा है। राजस्थान से गुजरने वाले राजस्थान में सबसे लंबा है, ठीक है। 52 52, ठीक है। 51 रुपए चढ़ाए आपने, बहुत ज्यादा चढ़ा दिया आपने, इतने भी नहीं देने थे तुम, किसी ने तुमको ताना मारा, ठीक है। तो ऐसे करके ध्यान रखो। NH3 राजस्थान की किस एकमात्र जिले से होकर गुजरता है? धौलपुर से। तो NH3 से ध्यान रखोगे, देखो द की आकृति कैसी है? ऐसी थोड़ी। अब इसको थोड़ा सा ऐसा करोगे तो NH3 राजस्थान के कौन से जिले से गुजरता है? धौलपुर से। अब राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 राजस्थान के कितने किलोमीटर गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 राजस्थान से कितने किलोमीटर गुजरता है? 28 किलोमीटर। कितना? 28 किलोमीटर। जो राजमार्ग 3 है उसमें आप ऐसे कर दोगे, ऐसे है और ऐसे कर दोगे तो 8 बन जाएगा, है ना। और 3 था, 2 ले गया, तो ऐसे ध्यान रखोगे कि NH3 कितना किलोमीटर है? महज 28 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान का 30 के आसपास, ऐसे 3 है तो 30, ऐसे भी ध्यान रखो। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो अभी यही देते कुछ परिवहन 1964 में। कब हुई? 1964 में। राजस्थान में पहली बार बस रेल सेवा नागौर जिले के मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच का प्रारंभ। राजस्थान में पहली बस कहां से कहां चली? सेवा नागौर जिले के मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच, मेड़ता शहर से लगाकर मेड़ता रोड का है, लेकिन मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच चली गई। और ये कब चली है? 1994 में। पहली बस कब चली थी अपने यहाँ? पहली रेल बस मतलब पहली रेल और बस दोनों ही कह रहे हैं, रेल और बस कब चली? 1994 में। तो दोनों ही कहना है तो 2 और 2 4, तो 4 आ रहा है पीछे, है ना। 1994 में चली। नेक्स्ट है राजस्थान परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? परिवहन का मुख्यालय जयपुर में होना चाहिए। राजस्थान की परी कहाँ रहती है? जयपुर में रहती है। कौन है राजस्थान की परी? पता नहीं, तो जयपुर जाओगे तो पता चलेगा, ठीक है। परिवहन निगम, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो आप जोधपुर, बीकानेर ये भी तो सोच सकते हैं ना, है ना। जयपुर पर कहते हैं, जयपुर होता ही, मैं भी ये सोचती जयपुर होता है, लेकिन थोड़ा सा अपन स्पेसिफाई कर याद करने की कोशिश करें। राजस्थान राज्य का व्यस्ततम राष्ट्रीय, देखो 10 हो गए, 21 का नहीं, लगभग 10 और करें, फिर सेशन खत्म करते हैं। राज्य का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे बिजी कौन सा है? सबसे बिजी 48। तुम तो 24 आवर बिजी रहते हो, तो 24 डबल कितने होते? 48 होते हैं, तो 48। राज्य में प्रथम रेल किस रियासत के द्वारा चलाई? जयपुर। अभी प्रथम रेल किस, मैं पहली बार रेल में बैठा, वो भी जयपुर जाने के लिए। तो प्रथम रेल किस रियासत में चलाई थी? जयपुर में। से जयपुर एक समृद्ध रियासत है, तो रेल चलाने का काम हो सकता है कि जयपुर ने सबसे पहले करा। समृद्ध तो क्या मतलब? हमारी राजधानी। नेक्स्ट है राजपूताना हवाई अड्डा कहाँ है? कोटा। राजपूताना
उदयपुर में नहीं है, चित्तौड़ में नहीं है, राजसमंद में नहीं है, कोटा में, जबकि यहाँ तो हाड़ा शासन करते हैं, हाड़ा चौहान शासक करते थे पहले। ध्यान रखिए कि राजपूताना थोड़ा सा रिवर्स है हाड़ो यहाँ आपने कोटा में। रातानाड़ा ये कहा है जोधपुर में। जोधा रात रात को जाती है और कुछ अच्छा सीखती है, स्किल सीखती है, तलवारबाजी करना ऐसा कुछ याद रखो। महाराणा प्रताप तो अपने उदयपुर में होगा। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन कौन सा है? सांगानेर और महाराणा प्रताप। यही कहती हूँ आपको कि देखो अब तक मुझे लगता था सांगानेर ही एकमात्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन महाराणा प्रताप भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ध्यान रखो। बस 4-5 क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग 76 अब किस नाम से जाना जाता है? 76 का अब नाम क्या है? रिवर्स कर दो। 76 है ना, तो 6-7 कर दो, 6-7 कर दो, 6-7 करके थोड़ा 6 घुमा देना, मतलब 2 कर दो, 2 कर दो, तो 2-6 26, 2 से सॉरी रिवर्स करना 27, 76 तो 27 इसका नया नाम है। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B रेवाड़ी से सोहाना के बीच स्थित है। ये कितने किलोमीटर है? 71B कहाँ से? रेवाड़ी से सोहाना। देखो 71B जो है वो रेवाड़ी से सोहाना है। पता नहीं ये दोनों स्थान कहाँ है? रस है ना, ABCD बोले में आपको रस आ रहा है, ABCDEFGH है, ये सॉन्ग गाने में आपको रस आ रहा है, तो रस रेवाड़ी और स से अपने सोहाना, रेवाड़ी और सोहाना। 71B कहाँ से कहाँ तक गुजरता है? 71B गुजरता है 71B रेवाड़ी, इधर रेवाड़ी समझो, इधर सोहाना समझो, तो रेवाड़ी से सोहाना तक गुजरता है। राज्य में न्यूनतम सड़क वाला जिला धौलपुर होना चाहिए। सबसे कम सड़क का छोटा सा जिला, तो इस वजह से तो फिर तो मैं यही सोचती थी कि सबसे ज्यादा सड़कें इस वजह से होगी शायद जैसलमेर, पर जैसलमेर इस वजह से नहीं है। सबसे बड़ा है इस वजह से हो सकता है कि ज्यादा सड़कें हो, लेकिन नहीं है। हो सकता है वहाँ लोग ज्यादा रहते सड़क बनानी पड़ती होगी, लेकिन सबसे छोटा है धौलपुर, तो सड़कें भी कम है ना, ये लिंक बेटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला, तो राष्ट्रीय राजमार्ग वही है, सड़कें कहूँ राष्ट्रीय राजमार्ग कहूँ बाड़मेर, लेकिन इन दोनों में अंतर तो है ना। सड़कें नॉर्मल सड़कें भी हो सकती है, राष्ट्रीय राजमार्ग भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों के जवाब यहाँ बाड़मेर। राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई वाला, देखो ये अलग है ना, वरना तो धौलपुर हो जाता, दोनों अलग है, ठीक है। सड़कें नॉर्मल सड़कें भी होती है, राष्ट्रीय राजमार्ग वाली, तो ये दोनों एक नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई वाला जिला है करौली। राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे कम लंबाई कहाँ है? करौली में, जबकि सड़कें सबसे कम कहाँ है? धौलपुर में। तो NH सबसे कम कहाँ है? करौली में। एक हाथ इतनी करें, हाथ एक हाथ इतनी NH है। तो ये था पूरा सेशन। आज का क्वेश्चन रहेगा कि सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ है? सड़कों की लंबाई सबसे कम कहाँ है? NH की लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ है और NH की लंबाई सबसे कम कहाँ है? ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा आपका। तो ये था आज का पूरा सेशन, जिसमें हमने कुछ पढ़ा और कुछ MCQs करे। मिलते हैं सही से अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए।